तो आज के सेगमेंट में हम क्या बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट, है ना भाई। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहे थे जिसमें आपका एसिड हमने कंप्लीट करा दिया था। बोलो भाई जल्दी से। एसिड के बारे में बता दिया था कि एसिड क्या होते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं, ये भी शायद हमने आपको बता दिया था भाई। तो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे जैसे कि लैक्टिक एसिड, उसके बाद हमने आपको बताए थे एसिटिक एसिड और उससे रिलेटेड बहुत सारे एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड थे जो ऑर्गेनिक एसिड थे जिन्हें आप खा सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिन्हें आप नहीं खा सकते, जिन्हें मिनरल एसिड भी कहा जाता था। जैसे कि हमने आपको तीन बढ़िया से एग्जांपल दिए थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमने आपको बताया था एसिड रेन, अम्ल अवस्था में कौन कौन से अम्ल होते हैं और साथ में अम्ल को डाइल्यूट करने का क्या मेथड होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। आज के सेगमेंट में क्या बात करने वाले हैं भाई, आज हम बात करेंगे बेसिस यानी कि क्षार के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर दे भाई। रॉयल वाटर के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइए। रॉयल वाटर के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी से बताओ भाई। एक्वारेजिया, एक्वस HCl सॉल्यूशन, एक्वस HNO3 सॉल्यूशन और नन ऑफ दैम। यहाँ से आपके एक से दो क्वेश्चन आएंगे भाई, कंपल्सरी है। ओके, सत्यवीर जी ने सही आंसर दिया है, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करा लो भाई, फटाफट बताओ। रॉयल वाटर के नाम से किसे जानते हैं, रूबी जी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम लोग रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। पढ़ाया था अम्लराज आपने, अगर ध्यान हो तो, है ना। अम्लराज पढ़ाया था आपको, तो ये वही अम्लराज है जो दो अम्लों को मिलाने से बनता है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी कि बेसिस, क्षार क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्षार क्या होते हैं तो भाई उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे अम्ल की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले एक शॉर्टकट है जो आपको याद कर लेना है। क्या, जितने भी जनरली बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो आपके लेवल पे आते हैं। जितने भी मेटल के ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड हैं, जैसे Na2O, MgO, ये सब जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड का मतलब जैसे NaH, ठीक है। ये जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं या फिर मेटल के कार्बोनेट, ये सारे के सारे क्षार होते हैं यानी कि बेस। तो आपको कोई भी धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर उसका कार्बोनेट दिख जाए तो बस तुरंत वहां पे आंसर क्या करना है कि वो क्या होते हैं। ओके, ये सारे के सारे बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। बस एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेनी। इसके अलावा क्षार के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, क्षार उन यौगिकों को कहा जाता है, उन कंपाउंड को कहा जाता है जो पानी में डिसॉल्व होकर, पानी में डिसॉल्व होकर क्या देते हैं भाई, OH माइनस आयन देते हैं। तो ऐसे यौगिक जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार यानी कि बेस कहा जाता है। आपने पढ़ रखा है कि OH जैसे H प्लस आयन देता था तो वो अम्ल होता था, OH माइनस आयन देगा तो क्षार हो जाएगा। वाटर में जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं क्षार, उन्हें एल्कलाइज कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं भाई,
ओके, उन्हें एल्काइली मेटल्स या फिर हम वाटर में घुलने वाले पूरे यौगिकों को एल्कलाइंस कहते हैं। ये सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। इनका स्वाद कड़वा होता है, अच्छे नहीं लगते। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी कि अगर आपके पास लाल रंग का लिटमस पेपर है और आप उसे बेस यानी कि क्षार में डालते हैं तो वो उसे ब्लू कलर यानी कि नीला कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्ट है, और इस वजह से ये क्या होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कराने में सहायक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको अच्छे से याद रखें। तो बेस क्या है, क्षार क्या है? तो क्षार वो हैं जिन तो पानी में मिलकर OH माइनस आयन देते हैं। पानी में जो पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें एल्कलाइन कहा जाता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की तरह पानी में बिहेव करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स के बहुत सारे, आप जितने भी सोप साबुन देखते हो अपने आसपास वो सारे साबुन क्षार हैं। जितने भी डिटर्जेंट, हैंड वॉशेस, जो भी आप देख रहे हो सब क्षार हैं। अमोनिया वो भी एक क्षार है। जितने भी एंटी एसिड वो भी एक क्षार होते हैं, जैसे डाइजीन, इनो, ये सब। तो जितने भी आप देख रहे हैं सारे के सारे बेसिस हैं। साबुन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग मटेरियल, अमोनिया, एंटी एसिड, सब ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? क्षार होते हैं। आपको अच्छे से याद रखना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वॉइस नहीं आ रहा है क्या क्लियर? हाँ भाई, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्लियर है? ओके, अभी क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में। इंपॉर्टेंट बेसिस जो आपसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसिड पढ़ाए थे ना, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस है। तो सबसे पहला बेस, सबसे पहला है आपका NaOH। NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है भाई? क्यों स्ट्रॉन्ग बेस इसे कहा गया? क्योंकि ये पानी में घुलकर कंप्लीटली OH माइनस आयन दे देता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि पानी में घुलकर OH माइनस आयन देता है। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग जानते हैं कास्टिक सोडा के नाम से। कास्टिक सोडा। ओके, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। अच्छा, ये यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहला इसका यूज कहाँ पे है? वो है सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। सोप और डिटर्जेंट जो बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ये दो ही मेन यूज है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, जो साबुन आप नहाने में डेली यूज करते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यस और नो, आपको बताना है। बोलो भाई। जो साबुन आप अपने डेली लाइफ में नहाने में यूज करते हैं, लाइक लक्स, लाइफ बॉय, जो भी आपका मन है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से बनाए जाते हैं। यस और नो, बोलो भाई।
ओके, कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। तो नो वाले बताएं भाई, तो किससे बनाए जाते हैं नहाने वाले साबुन? इससे जो सोप और डिटर्जेंट बनाया जाता है वो हार्ड सोप बनाया जाता है भैया। हार्ड सोप यानी कि कपड़े धुलने वाला साबुन बनाया जाता है। कपड़े धुलने वाला साबुन बनाया जाता है, इससे नहाने वाला साबुन नहीं बनाते। अगर आप कपड़े धुलने वाले साबुन को नहाने के साबुन के साथ रिप्लेस कर दें तो आपके बॉडी में रैशेस आ जाएंगे। आपने देखा होगा विंटर्स में जब आप घड़ी साबुन या कोई भी कपड़े धुलने वाला साबुन लेते हैं तो हाथ बड़े जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें रैशेस आ जाते हैं। तो वो जो रैशेस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि ये हार्ड सोप होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है, इसीलिए इसका यूज आपके नहाने में नहीं करते आप। दूसरा, तो कौन सा साबुन यूज किया जाता है वो बताते हैं आपको। दूसरा आपका बेस आता है वो है KOH। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों? रीजन सेम वही है कि OH माइनस आयन में पूरी तरह से डूब जाता है। ठीक है, अच्छा, OH माइनस आयन देता है पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है। इसका दूसरा नाम है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप क्या नाम देंगे भाई? यही नाम देंगे इस क्वेश्चन का, कास्टिक पोटास। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कह रहे हैं पोटेशियम। ठीक है, तो ये वाला नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं यूजेस। यूजेस में इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट सोप बनाने में एंड लिक्विड सोप बनाने में। सॉफ्ट सोप आप लोग जानते हैं जो आपके नहाने में आप यूज करते हैं, वो साबुन से आप नहाते हैं तो बॉडी में रैशेस नहीं पड़ते, वो सॉफ्ट सोप। लिक्विड सोप की बात करें तो जितने भी आपके हैंड वॉशेस आते हैं मार्केट में, हैंड वॉश चाहे डेटॉल का हो, सेवलॉन, लाइफ बॉय, कोई भी, वो लिक्विड सोप कहलाते हैं। तो लिक्विड सोप जो होते हैं उसमें KOH यूज किया जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। तीसरा इसका यूज क्या होता है? फूड थिकनर के रूप में। फूड थिकनर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। खाने को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने में इसका प्रयोग आप लोग जनरली देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। दूसरा KOH हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। लाइम वाटर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं चूना पानी। ठीक है भाई, लाइम वाटर या चूना पानी के नाम से जानते हैं। इसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। ओके, ये इसका सिंपल सा यूज है, पुताई वगैरह करने में आप इसी का यूज करते हैं। यूज की अगर बात की जाए तो व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग यानी कि पुताई वगैरह करने में इसका यूज किया जाता है। ये भी आपका कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि ये भी OH माइनस आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ओके, अच्छा, तीन ये हो गए। एक और आप लास्ट में बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें
तो ये आपका वीक बेस होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली OH माइनस पे नहीं टूटता। इसे हम लोग एंटी एसिड भी कहते हैं, या फिर एंटी एसिड। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज तब किया जाता है जब आपके स्टमक में एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब आपके पेट में एसिडिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है तो आपको स्टमक में एक होता है, दर्द होता है, और भी आपको कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उसको लेवल को कम करने के लिए आप डाइजीन, इनो, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एसिडिटी को कम करने वाले एजेंट होते हैं, जिसमें पड़ा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ओके, तो ये चार आपके बेसिस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं बेस में पूछा जाएगा। ओके भाई, क्लियर है? कोई समस्या किसी को तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है तो आगे बढ़े भाई, जल्दी से बताओ। कोई समस्या तो नहीं? इतना पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद आते हैं फिजिकल टेस्ट के पास। फिजिकल टेस्ट यानी कि अब हमें पता लगाना है कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस। जैसे मान लो ये बॉटल में मान लो कोई एक अननोन कंपाउंड है, यौगिक है। अब हमने आपसे पूछा बताओ ये अम्ल है या क्षार है, तो आप कहोगे सर इसको पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला, हम या तो उसको टेस्ट कर लें, यानी कि उसका स्वाद देख लें, या तो उसके लिए इंडिकेटर यानी कि सूचक का प्रयोग करें। अब स्वाद से तो बता सकते हैं, अगर स्वाद में खट्टा लग रहा है तो अम्ल, लेकिन कड़वा लग रहा है तो क्षार। लेकिन समस्या कब, समस्या तब आती है जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो दे दिया है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो हमने इसमें HCl रखा था और आपने उसको टेस्ट कर लिया। अब HCl है स्ट्रॉन्ग, तो वो आपके जीवन का अंतिम टेस्ट साबित होगा, और इतना भयानक होगा कि आप उसका टेस्ट बता भी नहीं पाएंगे कि एसिड है या बेस है ना। आप बता भी नहीं पाएंगे, और लाइफ का लास्ट टेस्ट आपका हो जाएगा वो। इसलिए सारे ही एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स, यानी कि सूचकों का। तो अब वही इंडिकेटर हमें पढ़ने हैं। ओके, चलो भाई। अब सबसे पहला इंडिकेटर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लिटमस। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? लिटमस, जो कि बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, पेपर में बहुत बार आ चुका है इससे क्वेश्चन। तो भाई ध्यान से पढ़ना लिटमस। अगर लिटमस की बात करें तो कुछ पॉइंट लिटमस के बारे में याद कर लो। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है। क्यों नेचुरल इंडिकेटर होता है? क्योंकि ये लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा पौधा भाई? लाइकेन। लाइकेन नाम के पौधे से ये हमें प्राप्त होता है। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। अब ये कलर कैसे देता है? अगर आप इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, यानी कि उदासीन विलयन में डालते हैं, तो ये आपको पर्पल कलर दे देता है। कैसा कलर दे देता है भाई? पर्पल कलर आपको वहां पे प्रोवाइड करा देता है। अच्छा भाई, अगर आपके पास कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का, और उसे आप एसिड में डाल देते हैं, तो वो उसे रेड में बदल देना है। ठीक है, नीले को लाल कर देता है। कौन कर देता है भाई? अम्ल कर देता है। रटने का तरीका क्या, शॉर्टकट, रटने बैठोगे पेपर में भूल जाओगे। देखो, डी यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में डी आ रहा है, मतलब अगर लास्ट में डी है तो यहाँ पर भी डी, और डी से एसिड में ही आता है डी, तो मतलब एसिड होगा।
ऐसे ही अगर आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है और आप उसे बेस में डालते हैं तो देखो ई आ गया है, तो मतलब ये ब्लू कलर में बदलेगा, ई यहाँ पर ला रहा है, तो दोनों सेम है। ओके, लाल को नीला कर देगा वो कौन है, वो है आपका क्षार। लेकिन कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है, कहता है ये बताओ, मान लो हमने नीला लिटमस पेपर लिया ब्लू वाला और उसको क्षार में डाल दिया तो क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि उसकी आदत है लाल को नीला करने की, नीला में वो कोई चेंज नहीं करेगा, वैसे का वैसे ही रखेगा। ओके, तो ये याद रखें। और अगर आपसे पूछे लाल वाला अम्ल में डाल दिया गया है तो भी कोई चेंज नहीं करेगा। ओके भाई, ये पॉइंट याद रखना है। तो लिटमस क्या है, लाकेन नाम के पौधे से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक इंडिकेटर है, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल अगर कर रहे हो तो अम्ल है, और लाल को नीला बेस क्षार है। बस इतना सा पॉइंट है। लिटमस के बाद दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर नहीं होता, ये आर्टिफिशियल है, केमिकल है ये क्या है, केमिकल है, जिसको अगर आपने उदासीन व्यंजन में डाला है यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला है तो वो ऑरेंज कलर आपको दे देता है, ऑरेंज कलर का ही रहता है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर आप उसे अम्ल में डाल देते हैं, एसिड में, तो वो आपको रेड कलर में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लाल रंग में बदल जाता है। उसी तरह से अगर आप उसे क्षार में डाल दें, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो वो आपको पीला रंग दे देता है, यानी कि येलो कलर में बदल जाता है। इस तरह से मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, सूचक होता है। अच्छा भाई, मिथाइल ऑरेंज के बाद तीसरा आता है फिनॉल फतलीन। अगर फिनॉल फतलीन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके पास उदासीन है कोई सॉल्यूशन तो वो रंगहीन रहता है, कलरलेस, उसमें कोई कलर ही नहीं आता। अगर आप उसे एसिड में डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन में, अम्ल में, तो भी वो कलरलेस रहता है, कोई कलर नहीं देता। लेकिन अगर आप उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें, क्षार में, तो वो आपको पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग दे देता है। ओके, ये तरह से, इस तरह से आपको वहां पे चेंज देखने को मिलता है फिनॉल फतलीन के साथ। अच्छा, फिनॉल फतलीन के बाद अगला आता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी की अगर बात करें तो ये भी एक प्राकृतिक सूचक होता है, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी प्राकृतिक रूप से मिलती है, नेचुरल। हल्दी का कलर सब लोग जानते हैं, येलो होता है। पीले रंग की हल्दी होती है। अच्छा, अब हल्दी किस तरह से काम करती है, अगर आप हल्दी को उदासीन विलयन में डालेंगे, यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो येलो कलर की ही रहेगी, उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। ओके, नो चेंज। अच्छा भाई, अगर आप उसे अम्ल में डाल देंगे, यानी कि एसिड सॉल्यूशन में, तो भी वो येलो कलर की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यही हल्दी जब आप किसी बेस में डाल देते हैं, इट मीन्स क्षार, तो वो आपको ब्राउनिश रेड कलर दे देती है, ब्राउनिश रेड, गाढ़ा लाल रंग या भूरे कलर से मिक्स होकर गाढ़ा लाल रंग आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। एग्जाम्पल में अगर आप देखें, मान लो आप कोई एक व्हाइट शर्ट पहन के किसी फंक्शन में गए, है ना, और वहां पर खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते किसी ने आपके ऊपर सब्जी गिरा दी, तो अब उस सब्जी को आप साफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, ऑब्वियस बात है, धुलेंगे। घर आकर आपने उसमें साबुन लगाया है, तो जैसे ही आपने उसमें साबुन लगाया तो वो सब्जी किस कलर में साफ होने लगी, रेड कलर में। क्यों, क्योंकि उसमें थी हल्दी, उसमें थी हल्दी। अब वो हल्दी इंडिकेटर है, साबुन एक बेस है, क्षार, जैसे ही उससे रिएक्ट किया तुरंत लाल कलर में बदल गया।
इस वजह से वो रेड कलर देता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है वो जो टीका लगाने के लिए बनाया जाता है, क्या करते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चूना लेती हैं, लाइम जो कि एक बेस है, उसमें हल्दी मिला लेती हैं। अब लाइम में हल्दी मिलाती, वो बन गया ब्राउनिश रेड, हो गया, चावल मिलाओ, टीका लगाओ, पैसे लो, घर जाओ। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट भी यही है टर्मरिक का, ये रेड कलर दे देता है क्षार के साथ मिलकर, इसी वजह से आपको वो मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल जो हैं वो हल्दी का इंडिकेटर रूप ही आपको दिखाते हैं। ओके, अच्छा भाई, तो ये थे आपके कुछ बेसिक इंडिकेटर जो यहाँ आपको समझने थे। बोलो भाई, क्लियर यहाँ तक? वाटर में रेड नहीं होता, जब तक पानी में कोई गैस नहीं होगा तब तक रेड नहीं होगा। अब पानी ही आपके घर का खराब है तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना भाई? बताओ जल्दी से, यहाँ तक कोई समस्या? एनीवन हैव एनी डाउट? अरे हाँ ना बोल दो भाई। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, अब बात करते हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जिसे सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा जाता है, जो बहुत अच्छे से बता देता है कि कोई दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस, सब कुछ एक ही में बता देता है, आपको कुछ खास एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो होता है आपका पीएच स्केल। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन है? पीएच स्केल है। अच्छा भाई, पीएच स्केल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि पीएच स्केल क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल दिया किसने था। तो पीएच स्केल बनाया था सोरेनसन ने। सोरेनसन नाम है साइंटिस्ट का जिन्होंने पीएच स्केल बनाया था। अच्छा, पीएच स्केल जो बनाया गया था उसमें पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल, ये होता है आपका पीएच का फुल फॉर्म। अब ये पीएच स्केल बनाया कैसा गया था भाई? एक छोटा सा स्केल था, है ना, इस टाइप से, उसमें उन्होंने नंबरिंग कर रखी थी 0 से लेके 14 तक, और मिड में रखा था 7। जिसकी पीएच वैल्यू यानी कि पीएच स्केल में जिसका नंबर 7 आता था वो उदासीन होता था, यानी कि न्यूट्रल। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम आती थी वो एसिड होते थे, यानी कि अम्लीय होते थे। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती थी वो क्षारीय होते थे, यानी कि बेस। अच्छा भाई, अब पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका कैसे पता लगेगा? तो भाई पीएच वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल्स टू होता है लॉग बेस 10 1 अपॉन एच प्लस आयन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। ठीक है, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो पीएच की वैल्यू का 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन है, यानी कि एसिडिक है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो रही है वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। अच्छा भाई, पीएच का हमने बेसिक को जान लिया। अब कुछ पीएच वैल्यूज हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप जीरो की तरफ पढ़ोगे उतना ज्यादा आप एसिडिक होते जाओगे, और जितना ज्यादा आप 14 की तरफ पढ़ोगे उतना बेसिक होते चले जाओगे, और अगर आप एग्जैक्ट 7 पे हो तो आप न्यूट्रल हो, उदासीन हो। ओके,
अब कुछ हैं जिनके आपसे पूछी जाती हैं पीएच वैल्यू, जैसे आपके ब्लड का पीएच कितना होता है, खून का पीएच आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि लेमन का पीएच बताओ, नींबू का पीएच कितना होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क का पीएच बताओ कितना होता है, दूध का पीएच कितना होता है भाई। आपसे पूछ सकते हैं वाटर का पीएच कितना होता है, पानी के पीएच वैल्यू बताओ कितनी होती है ना। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ब्लड की अगर बात करें, खून जो आपकी बॉडी में है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का सा, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से लेकर 7.45 के बीच। ये पीएच वैल्यू ब्लड की होती है। अच्छा, लेमन आप जानते हो कि लेमन जो होता है बहुत खट्टा होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 2.4, बहुत कम। दूध भी हल्का सा खट्टा होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.4। लैक्टिक एसिड पाया जाता है, हल्का सा खट्टा होता है। पानी की अगर बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो पानी का जो पीएच है वो 7 होता है, क्योंकि पानी उदासीन है, ना वो एसिड ना बेस। लेकिन अगर पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, यानी कि पानी को हाई टेम्परेचर पे गर्म कर, तो पानी का पीएच वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो जाता है और लगभग 6.1 तक पहुंच सकता है, तो वो थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे फिर से ठंडा कर लें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पीएच वैल्यू हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ब्लड का हो गया, लेमन का हो गया, मिल्क है, वाटर है, इन सब का पीएच आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका पीएच स्केल कहलाता है। सोरेनसन सर ने बनाया था, 0 से 14 तक नंबर दिए थे। जिसका पीएच वैल्यू 1 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, अम्लीय है। जिसका पीएच वैल्यू 14 है वो सबसे ज्यादा क्षारीय है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है। बस इतना सा पॉइंट आपको समझ लेना। ओके, ये उसकी प्रॉपर्टी देखी गई है। जब पानी को उबालते हैं तो उसमें जो सॉल्ट वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो थोड़ा सा उसे एसिडिक कर देते हैं, और जब फिर से ठंडा करते हो तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। हाई टेम्परेचर भी ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। ओके, आयंस फॉर्मेशन होते हैं वहां। ओके, और कोई डाउट बताओ भाई। और कोई किसी को डाउट, यहाँ तक कोई समस्या, एनी कंफ्यूजन? तो भाई आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में। अच्छा, अगर सॉल्ट की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बस यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट, जब कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जब कभी भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के बाद हमेशा और हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, यानी कि लवण बनता है, और साथ में वाटर यानी कि पानी। ओके, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास HCl है, उसको आपने मिला दिया NaOH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaCl और पानी बनाएगा। यहाँ पर HCl क्या है, वो एक अम्ल है, एसिड। NaOH आपको पता है, अभी अभी पढ़ के आए, क्षार है, बेस। और ये NaCl जो बना है ये आपका लवण है, यानी कि सॉल्ट, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट या खाने वाला नमक या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और ये आपका बन गया पानी। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब बात करें अम्ल
बेस और क्षार के, अम्ल और क्षार के मिलने से जो सॉल्ट बना है वो कितने टाइप का होता है? अगर सॉल्ट के टाइप्स की बात की जाए तो भैया नमक को जो है वो तीन कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला कहलाता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि उदासीन लवण। अच्छा भाई, न्यूट्रल सॉल्ट की अगर बात करें तो बनता कैसे? जहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है, यानी कि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। जहां पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं वहां पर सॉल्ट बनता है न्यूट्रल। और वाटर, अगर दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं तो हमेशा बनेगा उदासीन लवण और जल, यानी कि पानी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड उठा के रख लो भाई, HCl। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो, NaOH। दोनों को मिलाया तो क्या बना? NaCl। और पानी, ये जो सोडियम क्लोराइड जो आप खाने में यूज करते हैं ये एक उदासीन लवण है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। बस सिंपल सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना पहले टाइप का। लेकिन सेकेंड टाइप की अगर बात करें, सेकेंड टाइप आपका आता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण। तो ये कब बनता है भाई? बनेगा तो उसी प्रोसेस से, अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तभी बनेगा। लेकिन इसमें आप याद रखना भैया कि यहाँ पर जो जिसका नाम आ रहा है लवण के साथ वही स्ट्रॉन्ग लिया जाएगा। मतलब यहाँ एसिड नाम आ रहा है तो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके साथ में जो बेस लिया गया है वो कैसा होगा? वो वीक होगा। तो वीक बेस के साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाता है तो बनाते हैं कैसा? एसिडिक सॉल्ट। और आपका वाटर के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है क्या भाई? स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ो, नोट्स आपको एट मिल जाएंगे ऐसे ही। नोट्स में आपको जो जो मैं लिख रहा हूँ सब मिल जाएगा। अगर लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट, नोट मत करो भैया, कितना समय है, पढ़ो, नोट मत करो। ठीक है, ये आपको लिखा लिखा है मिल तो रहा है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? इतना टेंशन ना लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। याद करने की चीजें ज्यादा जरूरी है, नोट्स आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे बात करें कि आपके पास कोई अम्ल है, वो कैसा अम्ल है? प्रबल। और वो किसके साथ मिलता है? कमजोर, क्षार के साथ मिलता है। तो वो क्या बनाता है? अम्लीय लवण बनाएगा। और साथ में पानी बनाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट। थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट आपका जो होता है वो क्या है, वो है आपका बेसिक सॉल्ट। क्या कहलाता है भाई, बेसिक सॉल्ट, यानी कि क्षारीय लवण। तो अब आप नाम देख के ही पहचान गए हो भाई कि बेसिक सॉल्ट है, तो इसका मतलब क्या चीज स्ट्रॉन्ग ली जाएगी, बेस स्ट्रॉन्ग लिया जाएगा, यानी कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलाकर बनाएंगे बेसिक सॉल्ट। और वाटर, यानी कि अगर आपके पास कौन स्ट्रॉन्ग है भाई, बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक है एसिड, यानी कि कमजोर अम्ल प्लस प्रबल क्षार हमेशा बनाएगा क्षारीय लवण और पानी। ओके, तो ये तीन टाइप के आपके सॉल्ट बनते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलो भाई, यहां तक आपकी बेसिक कहानी हो गई। एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं, कहीं पर भी डाउट लगे तो पूछ लेना भाई जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, बेसिस, यानी कि क्षार क्या होते हैं। तो हमने आपको एक शॉर्टकट बताया कि जितने भी धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं, क्षार होते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की बात करी। तो ऐसे यौगिक जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं वही क्षार होते हैं। पानी में जो पूरी तरह से घुल जाए उसे एल्कलाइन कहते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर इन टेस्ट। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। अच्छा भाई, फिर हमने एग्जांपल्स देखे, तो एग्जांपल्स दुनिया में जितने भी सोप, डिटर्जेंट, लिक्विड सोप, एंटी एसिड, अमोनियम, वो सब आप देख रहे हैं, वो सब क्या है, बेस हैं, यानी कि क्षार होते हैं। अच्छा भाई, अब हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट बेसेस की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेस है आपका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि OH माइनस आयन कंप्लीटली दे देता है। कास्टिक सोडा इसका दूसरा नाम है। यूज कहाँ करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, वो भी कौन से सोप, कपड़े धुलने वाले, नहाने वाले नहीं, हार्ड सोप। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं। ये भी OH माइनस आयन कंप्लीटली दे देता है। इसका दूसरा नाम है कास्टिक पोटास, इसे पोटेशियम भी कहा जाता है। ये सॉफ्ट सोप और लिक्विड सोप बनाने के काम आता है। सॉफ्ट सोप आपको बनाना है तो वहां यूज होगा और लिक्विड सोप में भी यूज होगा। और साथ ही साथ फूड को थिक करने में, खाने को थोड़ा सा गाढ़ा करने में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। यह भी स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइम वाटर कहते हैं इसको, या फिर आप स्लेक लाइम कह सकते हैं। ये व्हाइट वॉशिंग यानी कि चूने की जो पुताई होती है वो करने के काम आता है। इसके बाद MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये वीक बेस होता है, कमजोर क्षार होता है। इसको हम लोग एंटी एसिड या एंटासिड भी कहते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जब कभी भी मधुमक्खी, चींटी या कोई भी काट लेता है तो आपको बड़ी जलन होती है। तो उस जलन को दूर करने के लिए एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। तो वो एंटी एसिड क्या करते हैं, एसिडिटी लेवल को घटा देते हैं भाई, बस इतना सा मैटर। तो सॉल्ट में तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं, तीनों टाइप के सॉल्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ भाई। अगर कोई भी समस्या लग रही है किसी भी पॉइंट में तो जल्दी से पूछ लो। बोलो भैया, जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है। अच्छा, अगर एकदम क्लियर है
तो जरा कुछ केमिकल नाम बताओ, क्या क्या होते हैं। भाई हमने आपसे पूछा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, जल्दी से नाम बताइए भाई। सोडियम बाई कार्बोनेट फॉर्मूला बताओ भाई। सोडियम बाई कार्बोनेट है तो क्षार, चलो इतना बता दिया नरेश जी ने, बाकी लोग। ओके, दीपाली जी ने कहा NHCO3 होता है, सत्यवेद जी भी कह रहे हैं। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला तो आप बना लेंगे, NaHCO3, लास्ट क्लास में शायद पढ़ाई था। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है जो आपसे पूछा जाता है वो है बेकिंग सोडा। चीजों को बेक करने में यूज किया जाता है। ओके भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसके बाद दूसरा अगर नाम लें, दूसरा इंपॉर्टेंट नेम जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो है नौसादर। अगर मैं नौसादर की यहाँ पर बात करूं तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। बोलो भाई। बेकिंग सोडा, नौसादर। हाँ, नौसादर आपका होता है NH4Cl, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आपको दिया जाता है, मान लो लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, इसका नाम क्या होता है? बताओ भाई। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल सही नरेश जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो अगला लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आपको नोट्स में दे चुके थे शायद, है ना। जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। ओके। अच्छा, जिप्सम से ही आपका बनता है एक बहुत ही फेमस चीज जो है POP, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो वो क्या होता है, CaSO4 ½ H2O। यानी कि दो अमाउंट पानी जो था वो अब सिर्फ हाफ अमाउंट पानी अगर बचा है तो वो आपका बन जाता है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कभी कभी एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा एसिड है जो रियल में एसिड नहीं है, सिर्फ उसके नाम के आगे एसिड लगा हुआ है। तो एक तो नाम आप जल्दी से बता दोगे भाई, जल्दी बताओ।
बोलो भाई जल्दी से। ओके आगे बढ़े भाई। चलो। फिनॉल। भैया फिनॉल को जरूर याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जा सकता है। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड। ठीक है। इसे हम लोग कार्बोलिक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका पिक्रिक एसिड। तो आपको नाम से लगेगा कि भैया पिक्रिक एसिड में कोई अम्ल है, नहीं। ये एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ है। ये जहां पर आपको फैक्ट्रियां दिखेंगी जहां पर बड़ी बड़ी बंदूकें, बड़े बड़े मिसाइल भी ऐसे बनाए जाते हैं, वहां पे पिक्रिक एसिड आपको देखने को मिल जाता है। पिक्रिक एसिड जो है वो आपके एक्सप्लोसिव्स में पाया जाने वाला अम्ल होता है। इसे एसिड नहीं कहते हैं, एसिड का नाम यहाँ पे रख दिया गया है, एसिड कहते नहीं है इसको। ओके। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा दो। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर है एकदम बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है। बोलो भाई बाकी लोग। क्लियर है? बिल्कुल। किसी को कोई भी समस्या नहीं है? बढ़िया है भाई तब तो। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटू सा पार्ट आपका बचता है, एरेनियस की थ्योरी ऑफ एसिड। एरहेनियस की थ्योरी हो सकता है पूछ दे, बहुत रेयर केस है, ये कोई नई चीज नहीं इन्होंने बताई है। थ्योरी वही प्रॉपर्टी वाली उठा ली है और उसको कह दिया ये डेफिनेशन होती है एसिड की। अच्छा क्या किया इन्होंने, देखो। उन्होंने कहा कि एरहेनियस के अम्ल वो होते हैं, अपना नाम लगा के कहा कि एरहेनियस के अम्ल वो होते हैं जब उन्हें पानी में घोला जाता है। क्या किया जाता है भाई? तो वो H प्लस आयन या फिर HCO प्लस आयन देते हैं। यानी कि ऐसे यौगिक जो पानी में घुलने पर H प्लस या H3 प्लस आयन दें, वही आपके अम्ल कहलाते हैं। तो भाई अब इतना तो आपको पता ही है कि अम्ल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो, है ना। ये प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हो। यही एरेनियस ने अपनी डेफिनेशन बना लिया और कुछ नहीं किया। और वहीं पर क्षार के बारे में कहा कि ऐसे यौगिक जो पानी में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार है। इसे एरेनियस की डेफिनेशन दे दी गई। बाकी इन्होंने कुछ खास नहीं किया था। एरेनियस की डेफिनेशन के बस इतनी है कि जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देता है वो एसिड, और जो OH माइनस आयन देता है वो बेस। बस इतना सा पॉइंट। ओके। तो एग्जाम्पल आपको पता ही है पहले से ही, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी तर्ज पे ब्रॉन्स्टन लॉरी ने भी तैयारी करी। उन्होंने कहा हम भी डेफिनेशन देंगे एसिड और बेस की। उनसे कहा गया दे लो भाई। उन्होंने कहा कि एसिड उन्हें कहा जाएगा जो H प्लस आयन का डोनेशन करते हैं, यानी कि जो H प्लस आयन को डोनेट करते हैं। लेकिन बेस उसे कहा जाता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करो, X प्लस आयन को क्या कहे, डोनेट कर दे, तो दोनों में अंतर है और दोनों के नाम भी बदल जाते हैं। अगर डोनेट कर रहा है तो समझ जाओ भैया वो क्या है, एसिड है। और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, बेस है। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी कोई भी कहानी या चिट्ठी आपको नहीं पढ़ने वाली। ओके, इतना पढ़ लेना भाई अच्छे से। ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा एक एंटी एसिड है, ये बताना है भाई आपको। तो देखो और बताओ एंटी एसिड इनमें से कौन सा है। अरे भैया
सी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, यही तो है आंसर। ठीक है, तो MgOH का होल ट्वाइस आपका करेक्ट आंसर है। ओके भाई, चलो तो यहाँ पे आपको हमने केमिकल फॉर्मूला का पूरा चार्ट दे दिया है, जो आपको घर पे अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं में से इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको देंगे, और जिसके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको इनाम मिलेगा भाई, है ना। तो चलो देखते हैं, इतना पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, तो उस क्लास में भी आपके डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।